पढ़ाए चलाना अभी रोक लो। अभी सविनय अवज्ञा समिति की स्थापना करने के लिए यहाँ पर हमें एक बात दिख रहा है, सविनय अवज्ञा समिति का है या आंदोलन का है? अभी क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन है? आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समिति गठित करने के लिए और रणनीति विचार विमर्श करने के लिए, समिति की स्थापना करने के लिए एक देखो यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी एक बैठक बुलाई टेम्परेरी तौर पर, और उस बैठक ने सविनय अवज्ञा समिति को गठित करने के लिए क्या बनाई? भूमिका बनाई, और भूमिका बना करके सविनय अवज्ञा जांच समिति, सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना, समिति की स्थापना, सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। और इस समिति में अध्यक्ष कौन बना था? कौन? हाँ, ये हकीम अजमल खान अध्यक्ष, अध्यक्ष हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष बनाए गए। और जबकि प्रतिवेदक कौन थे? प्रतिवेदक क्या पढ़ चुके हो? यस सर। पुराना ही पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा है? ये सर 1922 का गया अधिवेशन। तो इसकी जरूरत ही नहीं। चलो ठीक। जब क्या हुआ, जब इन्होंने अध्यक्ष, प्रतिवेदक और अन्य सदस्यों में डॉक्टर अंसारी, राम गोपालाचारी, विठ्ठलभाई पटेल और कस्तूरी रंगा, ये सभी अन्य सदस्यों में शामिल हो गए। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के क्या हुआ था, स्थगित होने से निराश होने के कारण कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म उदय करने के लिए ऐसा कार्य किया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास, इनका उद्देश्य था कि अब सरकार के अंदर प्रवेश करो, चुनाव लड़ो। और चुनाव लड़ने के जब चुनाव लड़ने की बात कही गई, तब जो स्वराज पार्टी को पहली बार जो सहमति दी जाती है, वो काकीनाडा में चुनाव में नगर पालिका के लिए सबसे पहले महापौर के तौर पर CR दास नियुक्त किए जाते हैं, होते हैं। देखो, जब उद्देश्य बनाया कि विधानमंडलों में प्रवेश करके उसके भीतर कार्रवाई करके उसको कार्रवाई को ठप करो, तब इस बात के सहयोग करोगे, तब जाके आगे बढ़ोगे। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, और गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? CR दास। अध्यक्ष केवल CR दास है, याद रखना। वहाँ पर सदस्यों की संख्या स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी, CR दास जिन्हें हम कहते हैं, ये दो लोग स्वराज पार्टी के गठन के लिए हैं, लेकिन गया अधिवेशन के अध्यक्ष केवल CR दास। ठीक, अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास है, और यहीं से चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा गया था। गया अधिवेशन 1922 हुआ था। गया अधिवेशन 1922 में जब CR दास अध्यक्ष हुए थे, तब मोतीलाल नेहरू, यही तक तो बात हुई थी। ठीक, यही तक से अब यही से समझो बात। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जब अधिवेशन हुआ, और जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया? प्रस्ताव पेश किया। चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश का प्रस्ताव। चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। देखो,
इन दोनों ने मिलकर के विधानमंडल में प्रवेश का प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सदस्यों के साथ। अब कांग्रेस के सदस्यों के सामने इन दोनों लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। नीचे लिखो, कांग्रेस ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया, ठीक। बहुमत के साथ जब इसको अस्वीकार कर दिया, अब तब गांधी के जो कट्टर समर्थक, हम नहीं कह रहे, जो कट्टर समर्थक वो कहते नहीं इस तरीके से चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हमें अपने में रहने दो, हम जो गांधी जी चल रहे थे हम उसी आधार पर चलेंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। और जो नई विचारधारा वाले लोग थे वो कहते ऐसा नहीं है। गांधी के कट्टर समर्थक, जो गांधी जी के कट्टर समर्थक, गांधी जी के कट्टर समर्थक वो कह रहे थे अपरिवर्तनवादी। जो गांधी जी के कट्टर समर्थक हैं वो अपरिवर्तनवादी नेता कहे जाते हैं, और जो समर्थक नहीं है, नई विचारधारा के होंगे वो परिवर्तनवादी नेता है, ठीक। जो गांधीवादी के अपरिवर्तनवादी नेता जो हैं, और ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के विचारों से सहमत नहीं थे। ये मोतीलाल एम नेहरू हम लिख दें, मोतीलाल नेहरू और प्लस सी आर दास के विचारों से क्या थे, सहमत ही नहीं थे, ये असहमत हो गया। और ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ही जो कह रहे हैं विधानमंडलों में चुनाव, लेकिन ये दोनों लोग मना कर रहे हैं। जब देखो ये लोग उनके विचारों से जब सहमत नहीं थे, तब इन लोगों ने क्या किया, तथा जब इन दोनों के विचारों से कांग्रेस के लोग सहमत नहीं हुए, तब तथा यह लोग गांधी की रणनीति से काम करना चाहते। कौन? अपरिवर्तनवादी नेता। यह लोग गांधी की नीति के तहत काम करना चाहते। गांधी की नीति के तहत ही अपना काम करना चाहते थे, और इस नीति के कारण इन्होंने एक गांधी सेवा संघ की स्थापना की। अच्छा, अभी बता रहे हैं, इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। देखना, यही लोगों में गांधी सेवा संघ की स्थापना की। और ये अपरिवर्तनवादी नेताओं के अभी नाम तो हमने आपको बताई नहीं। इनमें जो गांधी सेवा संघ की स्थापना की है, इस संघ को याद रखना, हर किताब में इस संघ की स्थापना के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन इस ध्यान रखना, गांधी सेवा संघ की स्थापना अपरिवर्तनवादी नेताओं ने की थी, और उनमें सदस्य थे एक राजेंद्र प्रसाद, बिहार का गांधी जिसे कहते हैं राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? राजगोपालाचारी, और सरदार पटेल, जमुना लाल बजाज, ठीक, जमुना लाल बजाज, और भी है जमुना लाल बजाज, गंगाधर राव, ये लोग मेन थे। उनमें राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी ये मुखिया के रूप में काम करते। ये अपरिवर्तनवादी नेता हैं, ये गांधी और सी आर दास के विचारों से सहमत नहीं थे। वो कहते नहीं, गांधी जी ने जैसा कहा है हम उसी आधार पर हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये बात है। लेकिन परिवर्तनवादी नेता गांधी के विचारधारा को प्रचार प्रसार करने, उधर
जो अपरिवर्तनवादी नेता जो है, जिन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की, और इन्होंने गांधी सेवा संघ की, देखो गांधी सेवा संघ के द्वारा ये सदस्य, इन्हीं सदस्यों ने गांधी की विचारधारा को क्या किया, प्रचार प्रसार करने के लिए दौरा करना पड़ा। भाई अपरिवर्तनवादी नेताओं ने ही गांधीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु संपूर्ण देश का दौरा किया। चाहे तो लिख देना प्रचार हेतु, बात बड़ी बना के लिखना हमने थोड़ा, प्रचार हेतु संपूर्ण देश का दौरा किया। संपूर्ण देश का दौरा किया। ये संपूर्ण शब्द मैंने लिखा है, गलत है कि सही है? ये सही है, आधा माँ वाला गलत होता है, शुद्ध शब्द यही होता है, ध्यान रखना। ठीक, संपूर्ण देश का इन्होंने दौरा किया और उनमें सरदार पटेल और विठल भाई पटेल के नेतृत्व में। अब जब ये देखो, ये संपूर्ण देश का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के दौरान सरदार पटेल, यहाँ पर लिख रहा है सरदार पटेल और प्लस विठल, सरदार पटेल तथा विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इन दोनों लोगों ने क्या किया, अप्रैल 1923 अप्रैल 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया। नागपुर में सत्याग्रह चलाया। नागपुर में जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया है, इसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। इसी को जो नागपुर में सत्याग्रह चलाया, इसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीसीएस मेन में पूछा गया। झंडा सत्याग्रह किसने चलाया, या ये बात आती है, और या कहाँ चलाया गया। ये शायद किताबें तो आप लोगों ने पढ़ी है, क्या समय ये झंडा सत्याग्रह मिला? नहीं मिला होगा। कई किताबों में इसका उल्लेख ही नहीं, अच्छी खासी किताबों में इसका उल्लेख नहीं। ठीक, ध्यान रखना। सरदार पटेल, देखो जब गांधी संघ की स्थापना की गई, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जमुनालाल बजाज, गंगाधर राव ने गांधीवादी परिवर्तनवादी नेताओं का को विचार विमर्श को प्रचार करने हेतु संपूर्ण देश का दौरा किया। और उसी दौरान उसी समय में सरदार पटेल तथा विठल भाई पाटिल, जो अप्रैल 1923 में नागपुर में उन्होंने सत्याग्रह जो चलाया है, उसी को हम झंडा सत्याग्रह, समझ पाए नहीं? इसी को हम झंडा सत्याग्रह कहते हैं। अब सुनो, कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सीआर दास उसमें अध्यक्ष सीआर दास थे। वहां पर ही स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, लेकिन वो परिवर्तनवादी नेताओं के, जो अपरिवर्तनवादी नेताओं के खिलाफ, अपरिवर्तनवादी नेता उससे सहमत नहीं है, लेकिन क्या हुआ, स्वराज पार्टी की तब भी घोषणा कर दी। या ये हटा लें, पहले डालो नोट करके डालो, उसमें डालो कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष सीआर दास, ये अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। और साथ में मोतीलाल नेहरू हम लिख रहे हैं, वह मोतीलाल नेहरू ये अध्यक्ष नहीं है, ये स्वराज पार्टी में रहेंगे, प्रस्ताव पेश करने के लिए बात आती। सीआर दास से, अब देखो इस यहाँ पर अध्यक्ष सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस से त्याग पत्र, कहा हमारी बात नहीं मानोगे तो हम त्याग पत्र। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की इन्होंने घोषणा कही, हम त्याग पत्र दे करके हम अपनी अलग से पार्टी बना लेंगे, उन्होंने सीधे ऐसे कहा। लेकिन तब
अब परिवर्तनवादी नेताओं को ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस फिर से विभाजित हो जाएगी और कांग्रेस जब अब भाई सत्ता है, ज्यादा लोगों का समूह है, तभी तक तो हमारे राज शासन व्यवस्था है। जब ऐसा नहीं है तो राज शासन व्यवस्था नहीं है। तो यही जब मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी की घोषणा अब कब की घोषणा? 31/12/1922 स्वराज पार्टी की इन्होंने घोषणा की। और इसकी स्थापना कहाँ है? स्वराज पार्टी की देखो डायरेक्ट सजा करके यहाँ पर हम सब लिख लेते हैं स्थापना कहाँ की इन्होंने? स्वराज पार्टी की स्थापना, हाँ, स्थापना है मार्च 1923 इलाहाबाद, मार्च 1923 इलाहाबाद। अब देखो यहाँ पर हमने घोषणा की बात कही, स्थापना यहाँ पर की, अंतर है, समझ पा रहे हो नहीं? उन्होंने वहां पर त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देकर के कहा कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ, आप अपने आप काम चलाइए, हम अपने ऐसे काम, हम अपनी स्वराज पार्टी जरूर गठित करेंगे। तब उन्होंने मार्च 1923 में इलाहाबाद में क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया और इसके अध्यक्ष, जो स्वराज पार्टी बनती है, गठित होती है, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? हाँ, CR दास, ये अध्यक्ष बनते हैं स्वराज पार्टी। और सचिव कौन बनते हैं? हाँ, सचिव मोती लाल नेहरू, ये इसके सचिव बन जाते हैं। और नीचे देखो एक चीज और बता दें आपको, सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली, और उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमारी बात समझना, लखनऊ के जब गया अधिवेशन होने के बाद में 1922 में 1923 में कौन सा? दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन है, और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब वो बने तो उन्होंने क्या कहा? स्वराज पार्टी और उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की। हमारी बात समझना, स्वराज पार्टी तथा उनके कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों की या कहे कांग्रेस के अंतर्गत उसे मान्यता दे दी। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन। ठीक, जब देखना यही बात नीचे डालो, स्वराज है, जहां पर दिक्कत लगे पूछते रहे ना, नीचे डालो नोट करके, नोट 1923 है, नोट सितंबर 1923, सितंबर 1923 में कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन, प्राइवेट लिख लेना, विशेष अधिवेशन है। ठीक, दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ। इसके जो दिल्ली में सितंबर 1923 में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी तथा उसके कार्यक्रम, कांग्रेस स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रमों, उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस ने मान्यता दी। कार्यक्रमों के अंतर्गत मान्यता दी। अब देखो
दे दी। जब मान्यता दे दी तब तो कांग्रेस के अंदर ही हुआ कि बाहर हुआ? उन्होंने तो त्याग पत्र दे दिया था पहले से, लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उन्हें क्या कर दिया, उनकी मान्यता दे दी। मान्यता देने के कारण वो कांग्रेस के अंदर ही माना जाता है। तब तक उन्हें सजा मिली थी 6 वर्ष की। महात्मा गांधी को, गांधी जी को 6 वर्ष की सजा कारावास मिला था। हमने आपको बताया था सश्रम कारावास 6 वर्ष का। न्यायाधीश कौन था? उसने इनको 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका में कभी ये रहे हैं, जहाँ पर आपको बताया था हमने एक जुल्लू और गौर पदक मिला था। कैसर हिंद की, फिर जब भारत आए तब भी स्वर्ण पदक इन्हें दिया गया था, कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अंग्रेज तो समझ रहे थे कि हमारे समर्थक है, हमारे व्यक्ति, लेकिन धीरे धीरे रणनीतियाँ बदलने लगी। अब गांधी जी जेल से क्या हुआ, जेल में बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तब बीमारी की वजह से इलाज सही से नहीं हो पा रहा, तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 1924 में 4 वर्ष के पहले ही नहीं छोड़ दिया। जब वो 2-2.5 साल का तो छूट गए, तब तक 1924 में छूट गए। जेल से छूट करके जब आए हैं तब देखा गया कि महात्मा गांधी से ये जितने भी नेता है वो दूरी बना रहे। वायसराय और इन सबके बीच में ये बात चलने लगी कि अब महात्मा गांधी को कोई महत्व नहीं देगा, इसलिए फिर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चकमा दिया। चकमा क्या दिया? आए, कांग्रेस की बैठक की। अब बैठक करके जो CR दास तथा महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। सुनो, अब अगला डालो, गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट। जब महात्मा गांधी जी वापस आ गए, देखा स्वराज पार्टी गठित है, आधे लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन लाओ, आधे लोग कह रहे हैं परिवर्तन ना लाओ। इसी बात में उद्देश्य को लेकर के जब CR देश जो थे, चित्तरंजन दास के हाथों में ही कांग्रेस की बात हुई। अब जब गांधी जी आ गए तो उन्होंने कहा कि देखो, हम स्वराज पार्टी के गठन करके विधानमंडल में जा करके वहां पर असहयोग करें। असहयोग करने की जब वहां पर काम नहीं हम उनको करने देंगे, आप बाहर से गए। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, अच्छा आप कर लीजिए इसी बात, और आप बदले में ऐसा करिए, कांग्रेस को आप अपने हाथों में ले लीजिए। तभी 1924 में बेलगांव पड़ता है कर्नाटक, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। ठीक, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता लेंगे कांग्रेस, लेंगे अपने हाथ में कौन? महात्मा गांधी। और वो CR दास चुनाव प्रक्रिया के तौर पर काकीनाडा के क्षेत्र में सबसे पहली बार चुनाव लड़ते हैं। वहां पर 102 सीटों के स्थान पर 42 सीटें जीतकर महापौर नियुक्त होते हैं। पहले डालिए गांधीदास पैक्ट 6 नवंबर 1924 कब हुआ था? 6 नवंबर 1924 ये समझौता हुआ था CR दास मोतीलाल नेहरू के मध्य। देखिए गांधीदास पैक्ट, इसमें लिखिए तो CR दास, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। देखो मोतीलाल नेहरू का नाम जरूर जोड़ा है क्योंकि स्वराज पार्टी के भी संस्थापक रहे ना, तो मोतीलाल नेहरू और इन्हीं के मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस, अगर हम 60 शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं CR दास और गांधी के मध्य यहाँ फैसला हुआ। मोतीलाल शब्द की जगह पर गांधी जी के बीच CR दास तथा गांधी जी। अगर बड़ी बात आ जाए तो भूलना नहीं, मोतीलाल नेहरू संस्थापक हैं। CR तथा गांधी के मध्य यह तय हुआ कि कांग्रेस
ऐसे लिखो, तय हुआ कि स्वराज पार्टी, कांग्रेस बजाय स्वराज पार्टी पहले बात, तय हुआ कि स्वराज्य पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय की तरह काम करे, स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय की तरह काम करेगी। इस पार्टी का सचिवालय अलग होगा, स्वराज पार्टी का सचिवालय अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा, इस पार्टी का सचिवालय अलग होगा। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब? 1924। बेलगांव और ब्रैकेट में डाल देना कर्नाटक। एक जगह अपना सन डाल देना, 1924 में है ये, ठीक। 1924 बेलगांव वार्षिक अधिवेशन हुआ। ये वार्षिक है, दिल्ली वाला विशेष था, वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने। इसी आप देखो, जब बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की है, और इसी समय बेलगांव अधिवेशन में ही गांधी दास पैक्ट की गांधी जी ने खुद ही पुष्टि की है। गांधी जी नीचे डाल दीजिए, गांधी जी ने इसमें गांधी दास पैक्ट की पुष्टि की। गांधी जी ने इसमें गांधी दास पैक्ट की पुष्टि की, ठीक। यहीं पर पहली बार गांधी जी ने खुद ही गांधी दास पैक्ट की पुष्टि की। अब जो गांधी दास पैक्ट की पुष्टि हो गई, उधर क्या हमने आपको बताया था, 1923 के विधानमंडल चुनाव हुए। 1923 में विधानमंडल चुनाव हुए। देखो पुष्टि कब हुई? 1924 में। फैसला पहले से इन लोगों के बीच में हुई, बात हो गई, सब कुछ तय हो गया, उसके बाद में काम हुआ। उधर विधानमंडल में केंद्रीय चुनाव हुए थे। अब केंद्रीय चुनाव होते समय स्वराज पार्टी को कुल 101 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। स्वराज पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 101 सीटों में उसको सीटें प्राप्त हुई 42 सीटें जब प्राप्त हुई। प्रांतीय विधानमंडल में मध्य प्रदेश से स्पष्ट बहुमत मिल गया। बंगाल के सबसे बड़े क्षेत्र में अगर देखा जाए, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंगाल में स्वराज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, और उभर करके मद्रास और पंजाब में भी उसने सफलता पाई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्यों ने 1924 में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में स्वराज्यों ने कहा कि अब इस तरीके से भी काम नहीं चलेगा। अब उन्होंने संशोधन प्रस्ताव किया, अब प्रस्तुत किया, कहा कि जब तक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, भारतीय संविधान सभा द्वारा ही सारे कार्य होने चाहिए, हम आपके तरीके से कार्य नहीं करेंगे। ये बात कही। तब तक जून 1925, आज हमने बात 60 कर दी आपकी है, ठीक। मुद्दीमैन समिति अभी गठित नहीं करवाई। मुद्दीमैन समिति इसलिए गठित की जाती है कि ये स्वराज कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के जो अपरिवर्तनवादी नेता हैं, अपरिवर्तनवादी नेताओं ने इसलिए मुद्दीमैन समिति का गठित किया था कि परिवर्तनवादी नेताओं ने किस प्रकार अपना कार्य,
केवल इस बात की जांच के लिए मुद्दीमैन समिति को गठित किया जाता है। लेकिन पहले से क्या होता है, जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। अब CR दास की जैसे मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी के नेता जो असहयोग करने की बात कर रहे थे वो सहयोग करने लगते हैं, और सहयोग करने के कारण स्वराज पार्टी का धीरे धीरे अस्तित्व मिट जाता है। जबकि किताबों में अगर छोटी किताबों, बड़े किताबों में थोड़ा उल्लेख है, छोटी किताबों में उल्लेख ये मिलता है कि CR दास की मृत्यु होने के बाद स्वराज पार्टी का अंत। बस इतनी बात छोटी किताबों में थी। चाहे जैसे आप समझ लीजिए, ये बात नीचे डालो जो अपने आप से, हाँ अपने आप लिखिए, नीचे डालिए, लिखिए 1923 के विधानमंडल, 1923 के विधानमंडल में स्वराज पार्टी को कुल 101 सीटों में 42 सीटों पर विजयी हुई। 101 सीटों में 42 सीटों पर जीत मिली। नहीं है, प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। अगर देखा जाए मद्रास और पंजाब में इन्हें सफलता नहीं मिली, चाहे तो नोट करके लिख लेना, मद्रास तथा पंजाब में सफलता नहीं मिली। ठीक, मद्रास तथा पंजाब में सफलता नहीं मिल पाई। फिर नहीं जाए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्यों ने 1924 में संशोधन 1924 में हमने 1924 में संशोधन प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान का निर्माण, क्या संशोधन प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा ही होगा, अंग्रेजों द्वारा नहीं होगा। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। उधर डाल दीजिए नोट करके, नोट जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती। ठीक, CR दास की मृत्यु, स्वराज पार्टी का अंत, सीधे हम भी लिख रहे हैं, स्वराज्य पार्टी का अंत, स्वराज पार्टी का अंत होगा। अब देखो, स्वराज पार्टी का अंत हो गया। अब हुआ क्यों, ये आपको बताया। मुद्दीमैन समिति बताओ तो बता दें इसका कारण क्या। परिवर्तनवादी नेताओं ने, अपरिवर्तनवादी नेताओं जब निर्णय ले लिया गया, अब काम करने लगे, स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जांच कार्य किया है
उनकी जांच करने के लिए कांग्रेस की समिति ने मूर्ति मैन समिति को गठित किया था और ये प्रशासन की जांच करने के लिए गठित किया गया था। इसमें कहा गया कि स्वराज पार्टी ने कार्य क्या किया है। स्वराज पार्टी ने कार्य किए थे कि उत्तर प्रदेश के किसानों की पुश्तैनी जो जमीन थी उसको उसके अधिकार क्षेत्र में दिलवाया। जैसे पहले क्या था कि जो जमीन गवर्नमेंट की है पूरी जमीन, वो जिसको चाहे उन्होंने अपनी महलबाड़ी रैयतबाड़ी व्यवस्था के माध्यम से कार्य करवाना शुरू किया। लेकिन जो पुश्तैनी जमीन जैसी थी उसको दिलवाने का कार्य स्वराज पार्टी के लोगों ने करवाया था और वो भी उत्तर प्रदेश के किसानों ने। पहली बार उत्तरदायी सरकार स्थापना करे इसके लिए उन्होंने प्रेशर दिया था। मूर्ति मैन समिति के माध्यम से क्या हुआ और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन के लिए इन सभी चीजों के लिए स्वराज पार्टी ने क्या किया, पहली बार असेंबली में विठल भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। 1925 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम गिराया था। ये स्वराज पार्टी के जो कार्यकाल था उसी के दौरान ऐसा सब कुछ किया गया। ये मूर्ति मैन समिति में इनकी जांच के लिए की गई तब बातें आई। ये सभी चीजें हटा दो, आगे चलो साइमन कमीशन। क्योंकि समय कम है और पूरी खींचनी है, उसी के अनुसार चलना भी है। साइमन कमीशन आपने नाम सुना होगा। जो अधिनियम आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट आते थे, अधिकतर 10 वर्ष के। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, हमारी बात समझना, साइमन कमीशन 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था। उस समय कहा था कि 10 वर्ष पश्चात हम इसकी क्या करेंगे, जांच। उस जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाती। 1919 के बाद में समय कब पड़ता, 10 वर्ष जोड़ दो 1919। लेकिन आपको बता दें, जो केंद्र सरकार में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, उस समय केंद्र में जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के जो पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। और कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम जो थे, प्रधानमंत्री थे वाल्डविन जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एहसास हुआ, उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को एहसास हुआ कि अगली बार हमारी सरकार नहीं बन पाए। उनको एहसास हुआ। इस एहसास को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों न हम 10 वर्ष के पहले भारतीयों को हम कुछ न कुछ देकर जाए, संविधान बनाकर जाए या कुछ हम बात की जाए। अच्छा, भारत के लोग भी ये समझ रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी उदार दल की पार्टी है, ये हमारे लिए कुछ स्वतंत्रता देकर जाएगी। और अब जब कंजर्वेटिव पार्टी ये अपेक्षा लगाई गई कि जब तक ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने उन नालायकों ने ऐसा कभी किया नहीं, कभी कुछ नहीं किया। उधर जब उनकी सरकार गिरने वाली थी, इसी उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को हम कहते हैं, वो कमेटी आई है कमेटी साइमन कमीशन, जो लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, उसी को कहते हैं सर जॉन साइमन कमीशन। पहले डालो साइमन कमीशन 1927 से 28। 1919 के भारत शासन अधिनियम को करना, पहले ऐसे नोट करके पहले लिखने डालो नोट, एक नई चीज बता। 1928 हम यहाँ पर पहले लिख रहे हैं। 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। अगर ऐसे कहें, केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल, मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्रवाद का सीधा हमला कहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब समझते हो?
जो अंग्रेज हैं, जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, इन पर अगर ये सब क्रांतियां की जाती है, सब उन पर कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया। अब पब्लिक सेफ्टी बिल तो उधर सी.आर. दास की मृत्यु हो ही गई थी। अब मोतीलाल नेहरू ने इसे, देखो ये पब्लिक सेफ्टी बिल को, इस चीज को नोट कर लेना, पब्लिक सेफ्टी बिल को मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्र पर सीधा हमला कहा। मोतीलाल नेहरू ने इसे राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला। ठीक, ये केवल इसलिए लाया गया था कि यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए, मतलब जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन है उनको कैद करने के लिए ऐसा कहा गया था। तो ये सीधा हमला का भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई। ये शब्द कितना, भारतीय गुलामी, भारतीय गुलामी के, भारतीय गुलामी का विधेयक, का विधेयक नंबर, विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई। ये पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी। ध्यान रखना, ये गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये IAS का क्वेश्चन है। इस बिल को भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। ठीक, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर, और शायद ढूंढोगे अगर आपके उम्मीद तो आपको मिलेगा ही। ठीक, विधेयक उधर बंगाल के कांग्रेस, बंगाल में जब सी.आर. दास की मृत्यु हो गई, तब हुई थी सी.आर. दास की मृत्यु, पहले से सी.आर. दास की मृत्यु के बाद, सी.आर. दास की मृत्यु के बाद हुआ क्या, कांग्रेस के 2 गुट लगभग बढ़ गए। बंगाल में कांग्रेस के 2 गुट विभाजित, बंगाल में कांग्रेस के 2 गुट विभाजित। ठीक, 2 गुट विभाजित हो गए कांग्रेस। और बंगाल में लगभग एक तरफ से जितेंद्र मोहन सेन, एक तरफ है जितेंद्र मोहन बोस, और दूसरी तरफ है कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने अपनी एक समिति बनाई, इन्होंने भी एक समिति बनाई। इन्होंने कौन सी बनाई, अनुशीलन समिति। इनकी है अनुशीलन समिति। इन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया। और दूसरी तरफ युगांतर समूह, युगांतर समूह सुभाष चंद्र बोस। जब भारत में ये हालात चल रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं, उधर अब यहीं पर साइमन कमीशन के, बल्कि पहले की ये बात है, और साइमन कमीशन के साथ ही ये चल रहा है। देखो 1928 में केंद्रीय विधानसभा वाली बात ये आती है, जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने पर इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला कहा, भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा भी देना। उधर जब साइमन कमीशन की बात बताएं आपको, साइमन कमीशन क्यों आया था, 1919 के क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम को जांच करने के लिए। ठीक, तब इधर साइमन कमीशन की बात सुनो, किसको हटा ले, साइमन कमीशन का गठन पहले,
गठन कब हुआ था? गठन आपको बता दें नवंबर 1927, नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ। जब नवंबर 1927 में किसके द्वारा गठित किया गया? किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा या वैसा कुछ? आप बताइए हमें कि जो BIC है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद 1858 के विद्रोह के बाद वायसराय शब्द दिखा जाने लगा, वो तो ब्रिटिश का ही सब कुछ होगा। और यहाँ पर उनके द्वारा बाद में एक भारत सचिव पद निर्मित किया गया था। भारत सचिव वो इंग्लैंड में ही रहता था। उसकी एक 15 सदस्यीय परिषद भी थी, 15 सदस्यीय एक परिषद थी और वो परिषद की देख रेख भारत सचिव का काम। तो गठन किसके द्वारा किया गया था उस समय? भारत सचिव कौन है? भारत सचिव वर्किंग हेड, भारत सचिव वर्किंग हेड। ठीक, वर्किंग हेड द्वारा क्या किया गया? इसका गठन किया गया वर्किंग हेड द्वारा। अध्यक्ष कौन बनाया गया? अध्यक्ष कौन? हाँ, सर जॉन साई, जॉन साई। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? कुछ जगह 8 भी है। भारतीय कोई नहीं है, विरोध तो इसी बात का है कि कोई सदस्य भारतीय क्यों नहीं है। अध्यक्ष सर जॉन साई, सर शब्द हमने हटा दिया, खाली जॉन साई। अन्य की बात करें, अन्य में कौन कौन थे? एक तो 60 में लिख देते, बार्थेम, दूसरे हैं स्टेज कोनो, ठीक। आधे आधे नाम लिख रहे हैं, पूरे नाम नहीं लिख रहा है। देन एक्स और कैडगेन अब शब्द सुनो, इसी में क्लीमेंट एटली भी आए थे। क्लीमेंट एटली और साथ में बर्नेन हार्ट, ठीक। इतने लोग साइमन कमीशन में और सबके सब अंग्रेज, भारतीय कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं। जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारत में चलाया जाता है तो भारत के सदस्यों को शामिल क्यों नहीं किया गया? इस उद्देश्य से इसका क्या हुआ? पुरजोर विरोध किया जाने लगा। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, इसमें नीचे डाला, सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा, कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा, कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दे दी, कहा कि ये श्वेत में कोई भारतीय शामिल नहीं। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसको? सभी सदस्य अंग्रेज, कौन से नाम ऊपर वाले पूरे सभी, देखो, बार्थेम, स्टेफो कोनो, डेथ फोक्स, कैडगेन, क्लीमेंट एटली, बर्नेन हार्ट। इनसे बताया क्या? देखो, जब सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दे दी। अब बताओ, एक बात ये आती है कि अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को किसके कहने पर किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया? गांधी जी ने नहीं, कोई मतलब नहीं था। क्या मतलब? इस साइमन कमीशन में भारतीयों को क्यों किसके कहने के कारण शामिल नहीं किया गया? ये से आपने नाम सुना होगा लॉर्ड इरविन।
लॉर्ड इरविन ने ही सुझाव दिया था कि इसमें एक भी शामिल किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करना। लॉर्ड इरविन उस समय क्या थे? ठीक, नीचे लिखो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इस कमीशन में, सुझाव पर इस कमीशन में, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं करना। भारतीय शामिल नहीं करना। जब एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया तभी विरोध हुआ। अब क्या किया गया कि यहाँ पर सभी दलों ने अधिकतर निर्णय, ऐसे भी है कुछ साइमन कमीशन के पक्ष में भी है, ऐसी बात नहीं, पक्ष में है। देखो इस साइमन कमीशन का सबने लगभग सब लगाने सबने बहिष्कार का निर्णय लिया और उसमें कांग्रेस ने, तब सभी दलों ने बहिष्कार का निर्णय लिया तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस समेत अन्य दलों के लोग भी शामिल। वो दल बहिष्कार का निर्णय, ऊपर डालो, ये ऊपर चढ़ा ले, बहिष्कार का निर्णय सभी दलों ने इसे बहिष्कार का निर्णय लिया। क्या? 11 दिसंबर 1927, 11 दिसंबर 1927, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक, इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई या बैठक हुई। ठीक, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। बैठक की बजाय आप सम्मेलन भी शब्द को कह सकते हो, सम्मेलन। इसमें निर्णय लिया गया कि हम सब लोग क्या करेंगे, इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। इसी समय ब्रिटिश संसद में दो भारतीय सदस्य लॉर्ड सिन्हा और सत्यपाल ब्रिटिश संसद में उस समय थे। जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था उस समय ब्रिटिश संसद में दो भारतीय थे। अब ब्रिटिश संसद में जो सदस्य हैं वो लॉर्ड सिन्हा और सत्ताल वाला शब्द आता है। ठीक, ये कहते हैं लॉर्ड सिन्हा और सत्ताल वाला, ये दोनों सदस्य ब्रिटेन की संसद में थे। आप देखना यहाँ पर जब बहिष्कार का निर्णय लिया गया, सर्वदलीय बैठक बहिष्कार का निर्णय लिया। अब बहिष्कार के समर्थक, इस बहिष्कार के समर्थक कौन थे? समर्थक देखो, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई इलाहाबाद। उसमें सभी तो जरूरी नहीं कि इस बात से सहमत हो कि आप बहिष्कार करिए। सर्वदलीय बैठक है तो सभी दल जाएंगे, सभी दल गए तो सभी ने ये नहीं कहा कि आप हम सब बहिष्कार के समर्थक कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ठीक, तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल फेडरेशन के प्रमुख थे। लिबरल फेडरेशन के, चाहे तो अपना ब्रैकेट में लिख देना, लिबरल फेडरेशन के समर्थक। मुस्लिम लीग, उधर आपको बता दें मुस्लिम लीग, ये भी समर्थक थे, कह रहे कि बहिष्कार करो। किसान मजदूर पार्टी ये भी क्या कर रही थी बहिष्कार के पक्ष में। हिंदू महासभा ये भी समर्थक में थी। हिंदू महासभा तथा फिक्की, वो फिक्की फुटवाने वाली नहीं है। ठीक, ये सभी लोग समर्थक थे, कह रहे थे कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और इनका बहिष्कार करेगा। ठीक, ये लोग समर्थक थे। और इसी जो सर्वदलीय बैठक है ना, इसमें तो सभी जाएंगे। अब इस आयोग के समर्थक थे, ये हमने क्या लिखा है? समर्थक लिख दिए ना, बहिष्कार के समर्थक। हाँ जी, बहिष्कार के समर्थक, शायद तो शब्द पूरा डालना। इस आयोग के समर्थक,
अब ऐसे डालो, इसके बहुत से लोग साइमन कमीशन के पक्ष में भी थे। इससे आयोग के समर्थक, अगर यहाँ पर न समझना तो बहिष्कार के समर्थक, ऐसे शब्द यहाँ से डाल देना, बहिष्कार के समर्थक, ठीक। और इस आयोग के समर्थक, इस आयोग के समर्थक वो कौन कौन है, वो पहले सुनो। एक तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप इनके समर्थक के लिए पहले डालो तो नंबर एक मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट। हमारी बात समझना, मुस्लिम लीग के दो गुट हो गए थे। एक गुट कह रहा था कि इसका बहिष्कार करो, एक गुट कह रहा था नहीं इसके समर्थन में जाओ। वो हमारे पक्ष की बातें लिखे, ठीक। पहली बात तो जब उसमें आधे लोग थे बहिष्कार में, आधे मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट उनके क्या कर रहा था, बहिष्कार की समर्थन की श्रेणी में। मद्रास की जस्टिस पार्टी नंबर 2, मद्रास की जस्टिस पार्टी, ये पार्टी भी इसका आयोग का समर्थन कर रही है। तीसरी पंजाब की यूनिस्ट पार्टी नंबर 3, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी है वो भी इसके समर्थन में। नोट में डालना, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी ऊपर है मोहम्मद शफी, इसके ऊपर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट। दूसरी बात मद्रास की जस्टिस पार्टी, तीसरी बात पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, ठीक। ये अब इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा है, खास तौर पर नंबर 4। नंबर 4 पे आते हैं, B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन और किसी को कहते हैं दलित वर्ग संघ, दलित वर्ग संघ, इन्होंने मिलकर के ये भी समर्थक तथा हरिजनों के कुछ संगठन ने इस कमीशन का सहयोग किया, समर्थन। ये डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन ब्रैकेट में लिखना दलित वर्ग तथा हरिजनों के कुछ संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया। ये बात आती है तब ये समर्थन। अब देखो ये अभी भारत पहुंचा नहीं, उससे पहले हाथों मच गए। 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा, ठीक। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा। अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया, ठीक, 2 बार आया। पहले डालो आयोग का आगमन, ऊपर से डाले आयोग का आगमन, आयोग का
आगमन। आयोग का आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। 3/02/1928। कहाँ पहुंचा पहली बार? बम्बई। बम्बई को सबसे पहली बार 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। अब विरोध में, अब भारत में इसका विरोध होने लगा। आपको बता दिए, समर्थक भी बताए और उनके बहिष्कार भी बताए। जो असमर्थक भी थे, जो उनका बहिष्कार कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे, अलग अलग। अधिकतर कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के लोग थे, वो सभी इसके समर्थन में, कोई नहीं था, सब बहिष्कार के समर्थन में। तब वहीं से विरोध में क्या किया गया? इसके आगमन पर मुंबई से पहुंचे। मुंबई में ही विरोध में क्या किया गया? तो कोई बताओ तो। विरोध में हड़ताल की। केवल नहीं, पहले लिखो, गो बैक साइमन के नारे लगाए। गो बैक साइमन के नारे लगाए। जानते हो विरोध करने के कई तरीके होते हैं। गो बैक साइमन के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाने के बाद और जानते हो क्या है? ये पतंगे चल रही है, उन पर ब्लैक लिखा, साइमन गो बैक, उन पर लिखा। गुब्बारे ढेर सारे बुलाए गए, उन पर लिखा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। वो गुब्बारे उनके सामने छोड़ दिए। ये सब कुछ किया गया। फिर साथ में मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया। साथ में और एक बात की गई कि मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया। मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया। इतिहास पढ़ते पढ़ते धारे धरना प्रदर्शन सीख जाओ। अब जरूरी हो गया हर कंपनी में धरना प्रदर्शन करो। तरीके भी सीख जाते हैं ना। हाँ, मुंबई में हड़ताल पहली बार मुंबई में ही तो कदम रखा। पर हमने कहा क्या कहा? आयोग का आगमन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा। बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। और वहीं पर साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, गुब्बारों पर लिखकर, पतंग पर लिखकर सब कुछ चलाया गया। साइमन का इतना विरोध किया गया। उसके कई एक कारण। दरअसल वो चाह रहे थे कि 1919 की ये लोग जांच सही करेंगे। और देखो यहाँ पर कुछ नीतियाँ अलग अलग हो जाती। दलित वर्ग में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो जांच व्यवस्था थी उसका भयंकर रूप से लागू, उसका भी साथ में वो चाह रहे थे कि इसका भी वहाँ लेखा जोखा जाए और इसके विरुद्ध यहाँ पर कानून है। कारण भी बहुत सारे आपको बताएंगे। इसके आगे डालो। क्या बम्बई में हड़ताल का आयोजन किया गया? ठीक है। लखनऊ में विरोध करते हुए, लखनऊ में विरोध किया गया। लखनऊ में विरोध करते हुए, लखनऊ में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, अब हमारी बात समझना। वहां पर सबने मिलकर किया। लखनऊ में जब पहुंचे हैं तब जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने क्या किया? इस साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध करने के कारण इन पर लाठियां बरसाई गई। इन पर तो खैर कम लाठियां पड़ी। आगे सुनो। जब ये पंजाब पहुंचते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, जब ये लाहौर पहुंचते हैं तब क्या होता है? लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये विरोध हुआ। जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ, यहाँ पर भयंकर मात्रा में विरोध हुआ। पुलिस
पुलिस ने लाला पर क्रूर तरीके से चार्ज किया। पुलिस ने लाला पर क्रूर तरीके से लाठी चार्ज किया। देखो यहीं पर क्रूर तरीके से लाला लाजपत राय से लाठियां बरसाई गई और यहीं पर लाला जी ने बात कही थी, लाला लाजपत राय जब लाठियों की चोट खाई उसके बाद में लाला जी ने कहा मेरे ऊपर किए जा रहे लाठी का प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आपकी कील साबित हाँ एक आखिरी कील साबित होगी। वो एक ही बात लगभग जानिए नीचे लिखो लाला जी ने क्या कहा था, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। मेरे ऊपर किए जा रहे लाठी का प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। और इन्हीं शब्दों के बाद वो समझ लीजिए धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं और 17/11/1928 को क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला की लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब देखो एक बात नोट करके डालो, साइमन कमीशन भारत में लगभग 2 बार आया। नोट करके नीचे डालो, नोट साइमन कमीशन भारत 2 बार आया, ऐसे लिखना, भारत 2 बार आया। 1 फरवरी हमने कब दिखाया था, 3 फरवरी 1928, ठीक, ऐसे लिखो फरवरी मार्च 1928 पहले नंबर, फरवरी 1928 दूसरी बार उसमें लिखो अक्टूबर 1928 से कब तक, अप्रैल 1919 पहली बार आया फरवरी से मार्च, यहाँ पर मार्च शब्द फरवरी और मार्च 2 महीने रहा, और फिर अक्टूबर से अप्रैल 1929 तक रहा है। साइमन कमीशन जांच कर रही है, 2 बार आया, दोनों बार आपको बता दें। साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट वो उन्होंने कब लगवाई है, उसने मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इतना विरोध होने के बाद कुछ उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपना साथ सीधे क्या किया, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। नीचे लिखो साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें नंबर 1 करके लिखो, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें, प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही। नंबर 2 केंद्रीय शासन में प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात की। नंबर 2 केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 2 केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये बात किसमें कही गई है, साइमन कमीशन ने बात कही। नंबर 3 भारत में संघीय शासन की स्थापना, भारत में संघीय शासन की स्थापना। नंबर 4
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा हेतु वायसराय को विशेष शक्ति, वायसराय को विशेष शक्ति। देखो यहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में फूट डलवाएंगे, विशेष शक्ति। नंबर 5, अखिल भारतीय संघ के विचारों को नहीं माना जाएगा, अखिल भारतीय संघ के विचारों को नहीं माना जाएगा। इसके आगे डालो, बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई, बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई। देखो जितने हमने आपको 5 या 6 पॉइंट दिखाए, इनके अलावा भी बहुत से पॉइंट हैं, और इन्हीं सब बातों पर, इन समस्त साइमन कमीशन के समस्त विचारों पर बात करने के लिए, इन समस्त साइमन कमीशन की सभी रिपोर्ट के ऊपर भारतीय नेता इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तब इन्हीं सब बातों को लेकर के क्या होगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा, वहाँ पर बातें की जाएगी। उससे पहले आपको पढ़ाएंगे नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि जब नहीं मानी जाती बात मानी जाती है तब क्या होता है कि भारत सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी, और उस चुनौती के माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम सब लोग ऐसा संविधान बना लो जो सभी सहमत है, मैं उसे वादे के साथ लागू करूँ। तब वो चुनौती स्वीकार किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। तब क्या होता है, कैसा होता है, वो अगले। ठीक, सर उस दिन सर आपने बताया था कि गांधी जी को 1920 में असहयोग आंदोलन में आपने कहा था कि उन्होंने वो पहने थे, एक वो क्या पहने थे, अरे धोती, और सर बता रहे थे सर कि उन्होंने दांडी यात्रा में सर उन्होंने कपड़े देख के सर एक बूढ़ी औरत को वो एक ही कपड़ा बदल रही थी अपना, तो इसीलिए उन्होंने, हाँ